राधे राधे बच्चों। लल्ला हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे थे और परसेंटेज के हम 8 लेक्चर्स अपलोड कर चुका हूँ। अच्छा बहुत सारे मैंने ये सोचा था कि इसके बाद में मैं प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाऊँगा। बहुत सारे बच्चों ने मुझे कॉल किया और मैसेज किए हैं व्हाट्सएप पर कि सर नंबर सिस्टम भी चालू कर दीजिए। अभी आप लोग बताओ, मैं परसेंटेज के बाद नंबर सिस्टम पढ़ाऊँ आप लोगों को या फिर मैं प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाऊँ? मतलब मेरा मकसद ये था कि मैं पहले परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, SI, CI, मतलब जो ये परसेंटेज का पूरा पोर्शन है वो कंप्लीट कर दूँ, ठीक है। लेकिन बच्चे बोल रहे हैं हमसे नंबर सिस्टम पढ़ने के लिए, तो बच्चे आप लोग बता दो मुझे कि मैं आपको नंबर सिस्टम पढ़ाऊँ या फिर प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाऊँ, ठीक है। अभी तो इसके 3-4 वीडियोज़ और आएंगे, इसके बाद ही होगा, तब तक आप लोग मुझे बता दीजिए, कमेंट कर दीजिए, ठीक है। अच्छा परसेंटेज का ये 9वां वीडियो है। बच्चे हम लोग क्या पढ़ रहे थे उसको थोड़ा समझते हैं, फिर आगे धीरे धीरे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो जैसे मान के चलो मैं एक क्वेश्चन शुरुआत करता हूँ आज, कॉन्सेप्ट थोड़ा बाद में देखेंगे। क्वेश्चन मान लो ये है, मैंने कहा किसी शहर में जन्म दर प्रति 1000 32 है तथा मृत्यु दर प्रति 1000 11 है, ठीक है। शहर में जनसंख्या वृद्धि प्रतिशत क्या है? बिल्कुल मैंने सिंपल सा क्वेश्चन दिया और सब बच्चे इसका आंसर बताएंगे। कोशिश करो बेटा, मैंने क्वेश्चन क्या बोला आप जरा समझो। किसी शहर में जन्म दर प्रति 1000 32 है। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर 1000 लोग हैं तो 1000 लोग में से 32 लोग पैदा हो रहे हैं, ठीक है, जन्म हो रहा है उनका। और मृत्यु दर प्रति 1000 11 है। 1000 लोगों में से 11 लोग मर गए। देखो बेटा 1000 लोग हैं, 1000 लोगों में से जो जन्म ले रहे हैं वो लोग 32 हैं और जिनकी मृत्यु हो रही है वो लोग 11 हैं। मतलब 1000 लोगों में 32 लोग आए, 11 लोग चले गए। 1000 लोगों में से 32 लोग आए, 11 लोग चले गए। तो बेटा बताओ जनसंख्या वृद्धि कितनी हुई? जनसंख्या वृद्धि हुई 32 माइनस 11 मतलब 21 की। बात समझ में आ रही है बच्चे? 1000 लोगों में से 32 लोग बढ़े और 11 लोग कम हो गए, तो कितने बचे रह गए? 21 लोग बचे रह गए। यही तो रोज बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हमसे पूछा है जनसंख्या वृद्धि प्रतिशत क्या है, तो जो 21 लोग बढ़े हैं कितने में से? 1000 में से गुणा 100। 2 0 से 2 0 काट दिया, ये हो गया आपका 2.1%, यानी जनसंख्या वृद्धि प्रतिशत है 2.1%। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था बच्चे। क्या कह रहे हैं? किसी शहर में जन्म दर प्रति 1000 32 है, यानी कि अगर 1000 लोग हैं तो 32 लोग जन्म ले रहे हैं और 11 लोग मर रहे हैं। तो अगर 32 लोग बढ़े 11 लोग कम हो गए, मतलब इनका अंतर जो 21 का है वो 21 लोग रोज बढ़ रहे हैं। तो 21 लोग बढ़ रहे हैं किस पे? 1000 पे। 21 बटे 1000 गुणा 100 कितना है? 2.1%, ठीक है। परसेंटेज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हल्का सा। चलो हम लोग कल क्या पढ़ रहे थे उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। कल लास्ट में आप देखना, कल का एक बार वीडियो चेक करना, लास्ट में सवाल पढ़ा था वहीं से उठाते हैं। मैंने एक क्वेश्चन लिखा, मैंने लिखा आटा के मूल्य में 10% की कमी होने से एक व्यक्ति 270 रुपए में 5 किलोग्राम अधिक आटा प्राप्त करता है। आटा के मूल्य में 10% की कमी हो गई। बच्चे अगर किसी चीज के मूल्य में कमी होती है तो हम वो चीज ज्यादा गेन कर लेते हैं, ज्यादा प्राप्त कर लेते हैं। अगर चीज सस्ती है
तो हम लोग ज़्यादा ले लेंगे, चीज़ें महंगी जाएंगी हम लोग कम यूज करेंगे, है ना। आटा के मूल्य में 10% की कमी होने से एक व्यक्ति 270 रुपये में 5 किलो आटा अधिक प्राप्त करता है। ठीक है, नया एवं पुराना मूल्य क्या है? नया एवं पुराना मूल्य क्या है? चलो सवाल लगाते हैं। आटा के मूल्य में 10% की कमी। बच्चे 10% को हम लोग फ्रैक्शन में कितना बोलते हैं? 1/10 बोलते हैं क्या? 10% को हम लोग फ्रैक्शन में बोलते हैं 1/10। अगर मैंने मूल्य की बात करी तो 10 से कितना हो गया? 9, यानी मूल्य पहले कितना था? 10, अब कितना हो गया? 9। कहने का मतलब है मूल्य में 10% की कमी हो गई। ठीक है, अगर मूल्य में 10% की कमी हुई है तो खपत का हिसाब किताब क्या रहा? 9 से 10। किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी हो गई, यानी कि 10 से 9 हो गया, तो खपत का हिसाब किताब कितना रहा? 9 से 10। क्लियर है? ठीक है, अब देखो बेटा, मतलब पहले खपत कितनी थी? 9 थी, अब खपत कितनी है? 10 है। कितना बढ़ा? 1 बढ़ा। सवाल में कितना बढ़ा? 5 किलो अधिक आटा। देखो ये 9 से 10 कैसे हुआ? क्लियर है? मैंने कल क्या पढ़ा था पढ़ने ने, अगर हमारा खर्च कांस्टेंट है तो कीमत जो है वो खपत के उल्टा है। कीमत बढ़ेगी खपत कम होगी, कीमत कम होगी खपत बढ़ेगा। मूल्य जो हुआ वो 10 से 9 हुआ तो खपत क्या होगी? रिवर्स कर देंगे तो 9 से 10, यानी पहले खपत 9 थी, अब खपत 10 है। सवाल में कितनी बड़ी? 5 किलो। यहाँ कितनी बड़ी? 1। तो 1 बराबर कितना हो गया? 5 kg के। यानी कि जो पहले खपत थी वो कितनी है? 45 kg। अब खपत कितनी है? 50 kg। कैसे? 1 बराबर 5, तो 9 पन्ना 45, 10 पन्ना 50। यानी कि पहले खपत हो रही थी 45 किलो, अब खपत हो रही 50 किलो। क्लियर है? यानी कि इसका मतलब ये हो गया, क्या कह रहे हैं? आटा के मूल्य में 10% की कमी होने से एक व्यक्ति 270 रुपए में 5 किलो आटा अधिक खरीदता है। मतलब 270 रुपए में पहले वो 45 किलो आटा खरीद रहा था, अब वो 50 किलो आटा खरीद रहा है। मतलब हमसे पूछा है पुराना मूल्य, तो पुराना मूल्य कैसे निकलेगा लल्ला? 45 किलो आटा आया है कितने रुपए में? 270 रुपए में। तो 1 किलो आटा कितने का आएगा? 270 बटे 45। 9 पन्ना 45, 9 30 27, 5 छक्के 30। 1 किलो आटे का मूल्य हो गया। पुराना मूल्य निकाला तो पुरानी खपत कितनी थी? 45 किलो थी। मतलब 45 किलो आटा हम 270 रुपए में ले रहे थे, तो 1 किलो आटा कितने में आएगा? 270 बटे 45, मतलब 6 रुपए में। अगर मुझे नया मूल्य निकालना होगा तो मैं क्या करूंगा बच्चे? 270 रुपए में 50 किलो आटा आ रहा है, तो 1 किलो कितने में आएगा? 270 बटे 50। 55 25 और 5 चौको 20, 5.4 रुपए में। तो पहले पुराना मूल्य कितना था? 6 रुपए। नया मूल्य कितना है? 5.4 रुपए। हमसे डिफरेंस पूछेगा तो मैं डिफरेंस कर दूंगा, 0.6 का हो जाएगा। बच्चे देखो फिर एक बार फिर समझ लो, मूल्य में 10% कमी, यानी 10 से 9। खपत बढ़ी 9 से 10। कितने का अंतर हुआ? 1 का। सवाल में हुआ 5 किलो का, 1 बराबर 5 किलो। ठीक है, तो 45 किलो पहले रहे थे, 50 किलो अब ले रहे। कितने रुपए में? 270 रुपए में। तो अगर हमसे पुराना मूल्य पूछा है तो 270 रुपए में 45 किलो, तो 1 किलो कितने में? 6 रुपए में। नया मूल्य पूछा है तो 270 में 5 किलो 50 किलो, तो 1 किलो कितने में? 5.4 रुपए में। ठीक है, बात समझ में आ गई। इसी तरह का एक सवाल और लगाते हैं। देखो गेहूं के मूल्य में 21% गिरावट आने की वजह से एक व्यक्ति 300 रुपए में 10.5 kg
10.5 kg गेहूं अधिक खरीद लेता है, अधिक खरीद पाता है। क्या कह रहे हैं? गेहूं के मूल्य में 21% गिरावट आने की वजह से एक व्यक्ति 300 रुपए में 10.5 kg गेहूं अधिक खरीद पाता है। हमसे पूछा है गेहूं का नया मूल्य यानी कि वर्तमान मूल्य यानी घटा हुआ मूल्य क्या है। देखो बेटा, अगर प्रारंभिक मूल्य पूछेगा तो कहेगा गेहूं का पुराना मूल्य क्या है, या गेहूं का कमी या वृद्धि से पहले का मूल्य क्या है, या गेहूं का प्रारंभिक मूल्य क्या है। नया पूछेगा तो कहेगा गेहूं का नया मूल्य क्या है, घटा हुआ मूल्य क्या है, या बढ़ा हुआ मूल्य क्या है। ठीक है, चलो या गेहूं का वर्तमान मूल्य क्या है। क्या कह रहा है? गेहूं के मूल्य में 21% की गिरावट, यानी गेहूं का मूल्य 100 से कितना हो गया 79। देखो 21% को आप फ्रैक्शन में 21/100 लिखोगे, कैंसिल आउट तो होगा नहीं, तो 100 से 21 कम है मतलब 79 है। तो बताओ खपत क्या हो गई? खपत हो गई 79 से 100। ठीक है बच्चे, गेहूं के मूल्य जो कमी हुई है वो ये 100 से 79, तो खपत क्या हो गई 79 से 100। बताओ बच्चे खपत कितनी बढ़ी? खपत कितनी बढ़ी? 21। सवाल में कितनी बढ़ी? 10.5 kg। 21 बराबर 10.5, तो बेटा बताओ 1 बराबर कितना होगा? 0.5। ठीक है, तो बताओ नई खपत कितनी होगी? 100 गुणा 0.5 कितना हो जाएगा? 50 kg। पुरानी खपत पूछेंगे तो 79 गुणा 0.5 कर लेंगे। क्लियर है? 39.5 आ जाएगा कुछ ऐसा ही। अब हमसे पूछा है नया मूल्य, नया मूल्य पूछा है तो 300 रुपए में नई खपत कितनी है? 50 रुपए, तो ये हो गया देखो 6 रुपए हो गया। क्लियर है? बात समझ में आ गई? देखो मूल्य 100 से 79 हो गया, तो खपत क्या हो गई? 79 से 100। कितनी बढ़ गई? 21 बढ़ गई। ये 21 किसके बराबर है? 10.5 kg के, तो एक का मान कितना होगा? 0.5। क्लियर? तो नया खपत कितनी होगी? 50 kg। 300 रुपए में 50 kg मतलब कितना रुपए हो गया? 6 रुपए हो गया। ठीक है, देखो इसका सवाल का, इस तरह सवाल का एक तरीका और है, कहो तो मैं वो भी बता दूं। वो देखो क्या है। देखो बेटा, अगर 300 रुपए में हम पहले कुछ सामान खरीद रहे थे, अब 300 रुपए में ज्यादा खरीद पा रहे हैं। क्यों ज्यादा खरीद पा रहे हैं? क्योंकि 21% कम हो गया, क्योंकि मूल्य 21% कम हो गया। मतलब मेरा 300 रुपए का 21% बच जाएगा, नहीं बच जाएगा? देखो बेटा, अगर हम 300 रुपए में 10 किलो चावल ले रहे थे और अब हम 250 रुपए में 10 किलो चावल ले रहे हैं, तो मेरे 50 रुपए बचेंगे या नहीं बचेंगे? उस 50 रुपए से मैं एक्स्ट्रा चावल ले पाऊंगा, नहीं ले पाऊंगा? बात समझ में आ गई? 300 रुपए में मैं कुछ गेहूं खरीद रहा था, लेकिन मूल्य में 21% कम हो गया, यानी कि 300 से 21% कम में मैं गेहूं खरीद रहा हूं। तो जो 300 का 21% है उसी में तो मैं एक्स्ट्रा गेहूं खरीद रहा हूं। मतलब जरा देखो 10.5 kg ये गेहूं है, इस गेहूं का नया मूल्य क्या होगा? नया मूल्य क्या होगा? 300 का 21%। ऐसे भी कर सकता हूं मैं। 300 क्या है? 300 रुपए। देखो बच्चे, 300 रुपए में मैं पहले जितना खरीद रहा था, अब 300 रुपए में और ज्यादा खरीद पा रहा हूं। कितना ज्यादा खरीद पा रहा हूं? 10.5 kg। क्यों? क्योंकि 21% बच गया मेरा पैसा। तो 300 का 21% रुपए किसके बराबर है? 10.5 kg गेहूं के नए मूल्य के। तो ये देखा मैंने, तो 1 किलोग्राम गेहूं का नया मूल्य क्या होगा? 1 किलोग्राम गेहूं का नया मूल्य क्या होगा? 63 बचे 10.5। सॉल्व कैसे कर लेंगे? मैं यहां से पॉइंट आकर के 0 बढ़ा दूंगा। ठीक है, 21 पंचे 21 तिया 63, 5 छक्के 30, ये आ गया आंसर 6 रुपए। ऐसे भी कर सकता हूं मैं। क्लियर है? 10.5 kg गेहूं का नया मूल्य क्या होगा? जितना रुपए है उसमें जितने कमी आई है उतना, 300 का 21%। इसके पहले वाले सवाल में 10% की कमी आई थी, तो 270 का 10% बराबर 5 किलो गेहूं, क्योंकि मैं वहां पे 5 किलो एक्स्ट्रा ले रहा था। तो 270 का 5% कितना हो गया वो निकाल लेंगे, बराबर
5 किलो गेहूं के रख देंगे, 1 किलो गेहूं का मूल्य निकाल लेंगे। बात समझ में आ गई? क्लियर है? आगे बढ़ूं? चलो सवाल क्या है? अगला सवाल, मान लो मैंने कहा किसी वस्तु का मूल्य 30% बढ़ाकर फिर उस पर 10% और 10% के 2 क्रमागत बट्टे दिए तो वस्तु के मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या प्रभाव पड़ेगा? देखो बेटा क्या कहा गया, किसी वस्तु का मूल्य 30% बढ़ाकर फिर उस पर 10% और 10% के 2 क्रमागत बट्टे दिए, वस्तु के मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, देखो बच्चे मैं आपसे क्या बोल रहा हूं कि ये पहले मुझे बताओ बट्टा क्या होता है। बट्टा क्या होता है, जैसे मान के चलो आप बाजार गए, आपने कहा भाई हमें किताब खरीदनी है, किताब खरीदी आपने 500 रुपए की आई है, कहा भैया कम कर लो, तो उसने क्या किया 500 रुपए में 10% का बट्टा लगा दिया, मतलब 500 रुपए पे 10% का डिस्काउंट दे दिया, मतलब 500 रुपए को 10% से कम कर दिया। ये बट्टा होता है। यानी अगर बट्टा लिखा है तो बट्टा का मतलब ये है कि कमी। बट्टा का मतलब क्या है? कमी। देखो पहले किसी वस्तु का मूल्य 30% बढ़ाया। देखो बच्चे 30% का मतलब कितना होता है? 3/10। मैंने बढ़ाया यानी मूल्य 10 से कितना कर दिया? 13 कर दिया। मूल्य 10 से कितना कर दिया? 13 कर दिया। फिर 10% कम किया, मतलब 10 से कितना कर दिया? 9 कर दिया। और फिर 10% कम किया, मतलब 10 से कितना कर दिया? 9 कर दिया। बात समझ में आ गई? क्यों? 2 बार क्यों? किसी वस्तु का मूल्य 30% बढ़ाया, यानी पहले मैंने 30% बढ़ाया, 10 से 13 कर दिया, और फिर 10% की कमी और फिर 10% कमी, 2 बार कमी कर दी। अब मैंने क्या किया? अब देखो यहाँ पे ये हो गया 1000 और यहाँ कितना हो जाएगा? 81 गुणा 13, यानी 13 एकम 13, 13 अट्ठे 104, 104 और 1 105, 1053। क्लियर है? देखो बच्चे मेरा क्या गुणा करना है अपन को, तो ये 3 का गुणा किया तो 1000 आएगा। 13 गुणा 9 गुणा तो 9 9 81, 81 में मैंने 13 गुणा और कर दिया, 13 एकम 13, 1 कैरी आई, 13 अट्ठे 104, 104 और 1 105। क्लियर है? मतलब मुझे बताओ 1000 पहले मूल्य था, अब कितना हो गया? 1053। कितना बढ़ गया? मूल्य बढ़ गया 53। कहां से? 1000 से, गुणा 100, मतलब क्या हुआ? 5.3% की वृद्धि हुई। मतलब मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ा? 5.3% की वृद्धि हुई। बात समझ में आ गई? देखो किसी वस्तु का मूल्य 30% बढ़ाया, यानी पहले 10 से 13 कर दिया, फिर 10% कम किया, 10 से 9 कर दिया, फिर 10% कम किया, 10 से 9 कर दिया। ऐसा मैंने 3 बार किया। 10 गुणा 10 गुणा 10 कितना हो जाएगा? 1000। 13 गुणा 9 गुणा 9 कितना हो गया? 1053। मूल्य पहले कितना था? 1000, अब कितना हो गया? 1053। कितना बढ़ गया? 53। कहां से? 1000 से, गुणा 100 कितना? 5.3% का इंक्रीजमेंट हुआ। बताओ बच्चे क्लियर होगी बात? आगे बढ़ूं? अगला सवाल लगाएं? चलो एक सवाल और देखते हैं इसी तरह का। कल हम लोगों ने वृद्धि करी थी, 2 बार करी थी, आज मैं 3 बार कर रहा हूं। ठीक है, थोड़े सवाल डिफरेंट आने वाले हैं, बहुत जल्दी ध्यान समझना। चलो आगे देखते हैं। मैंने बोला किसी बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई दोनों में 10% की वृद्धि की जाए तो इसके आयतन पर एवं वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल पर
क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो बच्चे सवाल क्या, ध्यान समझो। किसी बेलन के आधार की त्रिज्या, बेलन कैसा होता है, बेलन मतलब सिलेंडर, इस तरह का होता है, ठीक है। यहाँ पे ये होगी इसकी आधार की त्रिज्या r और ये होगी इसकी ऊंचाई h, ठीक है। इसके बेलन के आधार की त्रिज्या में भी मैं 10% का इंक्रीजमेंट कर दूं और इसके ऊंचाई में भी मैं 10% का इंक्रीजमेंट कर दूं, 10% बढ़ा दूं। अब देखो बेटा, पूछा है इसके आयतन एवं वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मैं दोनों समझाता हूँ, यहाँ पे मैं आयतन समझा रहा हूँ और यहाँ पे मैं वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल भी समझाऊंगा, ठीक है। वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो बेटा, किसी बेलन के आधार की त्रिज्या को मैं इंक्रीजमेंट करूं और उसके मैं ऊंचाई को भी इंक्रीजमेंट करूं तो इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसके लिए हमको चाहिए होगा बेलन के आयतन का फॉर्मूला। बताओ बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या है। आयतन का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ठीक है। बात समझ में होगी। अब तक नहीं हुआ मेरा किसी से मैच, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, है ना। हाँ, फॉर्मूला याद कर लो इसी तरह से, समझ रहे हो बात को। प्यार में दर्द है और है जुदाई, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, समझ रहे हो। तो बेलन का आयतन क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर एच। देखो बेटा, पाई तो हमारा कांस्टेंट है, इस पर तो कोई फर्क पड़ना नहीं है। आर में कितनी बार है, आर में 2 बार है, आर स्क्वायर है। एच कितनी बार है, 1 बार है, ठीक है। देखो, और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, ये होता है 2 पाई आर एच। देखो 2 पाई तो कांस्टेंट है, इस पर तो कोई फर्क पड़ना नहीं है। आर में 1 बार होना है और एच में 1 बार होना है, क्लियर है। देखो जरा, बेलन के आधार की त्रिज्या एवं ऊंचाई दोनों में मैं 10% की वृद्धि कर दूं। देखो 10% का मतलब कितना होता है, 1/10। सबसे पहले त्रिज्या देखो, त्रिज्या 10% की वृद्धि है, 10 से कितनी हो गई, 11। ये मैंने देखा त्रिज्या में क्या देखा, 10 से 11। लेकिन यहाँ तो स्क्वायर लगा है तो क्या कर दोगे, स्क्वायर लगा दोगे, 10 का स्क्वायर इंटू 11 का स्क्वायर, क्लियर है। यहाँ स्क्वायर लगा इसलिए स्क्वायर लगा दोगे। यहाँ क्यूब लगा होता तो हम क्यूब लगा देते। बात समझ में आ रही है। देखो क्या कह रहे, बेलन के आधार की त्रिज्या को मैंने 2 बार बढ़ाया। क्यों 2 बार बढ़ाया, क्योंकि आर स्क्वायर लगा है। फॉर्मूला पे डिपेंड करेगा, यहाँ पे 1 बार आ रहा है तो मैं 1 बार बढ़ाऊंगा। तो कहा गया बेलन के आधार की त्रिज्या में 10% का इंक्रीजमेंट हुआ है। तो आधार की त्रिज्या है आर पहले कितना था, 10, अब कितना है, 11। तो आर स्क्वायर तो 10 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर, ठीक है। ऊंचाई में भी 10% का इंक्रीजमेंट हुआ है, मतलब ऊंचाई भी 10 से 11, क्लियर है। देखो फाइनल, 10 का स्क्वायर 100 गुणा 10 कितना हो जाएगा, 1000। कैसे हो गया, 10 का स्क्वायर 100 गुणा 10 1000, ठीक है। 11 का स्क्वायर गुणा 11 ये हो जाएगा 1331। 11 क्यूब बन गया ना एक प्रकार से। देखो 10 का स्क्वायर इंटू 10 मतलब 10 की पावर 3। देखो मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ कि मैंने स्क्वायर लगाया है, मैं स्क्वायर लगा करके मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, आर यहाँ पे 2 बार है, मैं 2 बार कर दूं। या तो स्क्वायर लगा के लिख लो या ऐसे 2 बार लिख लो, ठीक है। तो गुणा कर लिया मैंने तीनों, कितना हो गया 10,000, सॉरी 1000, और यहाँ पे कितना हो गया 1331। कितने का वृद्धि हुई, वृद्धि हुई है 331 की। कहां से, 1000 से, गुणा 100। कितने का इंक्रीजमेंट हो गया, 3.31% का इंक्रीजमेंट हो गया, सॉरी 33.1 का इंक्रीजमेंट हो गया, क्लियर है। देखो किसी बेलन के आयतन की त्रिज्या को मैंने 10% बढ़ाया और ऊंचाई को भी मैंने 10% बढ़ाया, तो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। यहाँ पाई तो कांस्टेंट, उस पर तो कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं। आर स्क्वायर है इसलिए आर को मैंने 10 से 11 किया है तो मैंने 2 बार कर लिया, 10 से 11 10 से 11, या तो 10 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर लिख लो, ठीक है। ऊंचाई में भी 10%, तो 10 से 11 मैंने गुणा किया, 1000 यहाँ 1331। कितना का इंक्रीजमेंट हो गया, 331। कहाँ से, 1000 से गुणा 100 कितना हो, 33.1%। ये आयतन में वृद्धि आ गई। वक्र पृष्ठ समझ लेते हैं।
त्रिज्या में 10% की वृद्धि, यानी 10 से 11 हो गई। देखो बेटा यहाँ एक ही बार करें, क्यों? क्योंकि यहाँ तो स्क्वायर लगा नहीं, यहाँ तो और एक ही बार है। और ऊंचाई क्या होगी? ऊंचाई भी 10% की वृद्धि, 10 से 11 हो गई। ऊंचाई में भी 10% की वृद्धि है और त्रिज्या में भी 10% की वृद्धि है। तो 100 से कितना हो गया? 121। कितना बढ़ गया? 21%। सिंपल आ गया आंसर। ठीक है, तो किसी बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई दोनों में अगर 10% की वृद्धि कर रहा हूं तो इसके आयतन पर 33.1% की वृद्धि एवं वक्रपृष्ठ के क्षेत्रफल पर 21% की वृद्धि होगी। क्लियर है बच्चे? बात समझ में आ गई? ठीक है, आगे बढ़ूं? चलो एक अगला क्वेश्चन करते हैं। किसी बेलन की त्रिज्या में 10% की कमी, 50% की कमी, किसी बेलन की त्रिज्या में 50% की कमी और ऊंचाई में 60% की वृद्धि की जाए तो आयतन पर कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा? किसी बेलन की त्रिज्या में 50% की कमी और ऊंचाई में 60% की वृद्धि की जाए तो आयतन पर कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा? देखो आयतन का फॉर्मूला क्या है? बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या है? पाई आर स्क्वायर एच। सेम सवाल अभी करवाया इस तरह का। पाई तो कांस्टेंट है तो यहां तो कोई फर्क पड़ने से रहा। आर में वृद्धि कितनी होगी? 2 बार, मतलब वृद्धि हो रही तो वृद्धि होगी 2 बार, कमी हो रही होगी तो कमी होगी 2 बार। और ऊंचाई में कितनी होगी? 1 बार। जरा देख लेते हैं। त्रिज्या पे 50% की कमी, 50% का मतलब होता है 1/2, यानी 2 पे 1 की कमी तो 1 ही रहेगा, तो 2 से 1। देखो स्क्वायर लगा है ना, तो मैं स्क्वायर लगा दूं या फिर मैं 2 बार लिख दूं, ठीक है, या तो मैं 2 1 2 1 2 बार लिख दूं। ऊंचाई में 60% की वृद्धि, 60% का मतलब है 3/5, यानी 5 से कितना कर दूं? 8 गुणा, देखो 2 का स्क्वायर 4 पंचे 20, 1 का स्क्वायर 1 और इंटू 8 हो जाएगा, यानी कि 20 से 8, यानी आयतन पहले कितना था? 20, अब कितना हो गया? 8। कितना कमी हो गई? 12 की। कहाँ से? 20 से। गुणा 100, 20 पंचे 100, 12 पंचे 60% की कमी। क्लियर है? ठीक है, बात समझ में आ गई? देखो मैंने क्या बोला, फिर से देखो। 2 त्रिज्या में 50% की कमी, यानी 50% का मतलब 1/2, यानी कितना हो गया? 2 से 1। क्लियर है? आर स्क्वायर होता है, सिर्फ मैंने स्क्वायर कर लिया। मैं स्क्वायर ना करता तो मैं क्या करता? मैं 2 से 1 को मैं 2 बार लिख लेता हूँ, इस तरह से लिख लेता, स्क्वायर ना करता तो। ऊंचाई में 60% की कमी, यानी 5 में से 3, सॉरी वृद्धि है, 5 में 3 की वृद्धि, 5 में 3 की वृद्धि, तो कितना हो जाएगा? 8। क्लियर है? तो 5 दूनी 10 दूनी 20, 8 एकम 8, यानी 12 की कमी हो गई। 20 पर 12/20 गुणा 100 कितना हो गया? 60% कमी। ओके, चलो आगे बढ़े, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं। मैंने सवाल जरा ध्यान समझना, ये सवाल, गैस का दबाव अणुओं की संख्या के
गैस का दबाव अणुओं की संख्या के वर्ग के समानुपाती है। और तापमान के भी समानुपातिक है। लेकिन आयतन के व्युत्क्रमानुपाती है। आयतन के व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, गैस का दबाव अणुओं की संख्या के वर्ग के समानुपाती है, तापमान के भी समानुपातिक है, लेकिन आयतन के व्युत्क्रमानुपाती है। यदि अणुओं की संख्या 25% कम हो जाए, तापमान 10% बढ़ जाए, और आयतन 25% कम हो जाए, तो दबाव में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा? तो दबाव में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा? देखो, गैस का दबाव अणुओं की संख्या के वर्ग के समानुपाती है और तापमान के भी समानुपाती है। ये समानुपाती क्या होता है जरा समझ लेते हैं। समानुपाती क्या होता है? अगर मैंने कहा कि गैस का दबाव अणुओं की संख्या के वर्ग के समानुपाती है, या इसको थोड़ी देर में समझते, पहले समझते हैं, अगर x जो संख्या है वो y के समानुपाती है, x y के समानुपाती, इसका मतलब क्या है? x में जिस अनुपात में वृद्धि होगी उसी अनुपात में y में वृद्धि होगी, या अगर x में किसी अनुपात में कमी हुई तो वही अनुपात में y में कमी होगी। देखो, जैसे मान के चलो मैंने कहा a b के समानुपाती है, इसका मतलब है अगर a में वृद्धि हो रही है तो b में वृद्धि होगी, अगर a में कमी हो रही है तो b में भी कमी होगी, और उनका अनुपात भी सेम होगा। 2:3 में वृद्धि हो रही है तो इसमें भी 2:3 में वृद्धि होगी। क्लियर है? मैंने कहा a जो है वो b के वर्ग के समानुपाती है, मतलब a में वृद्धि हो रही है तो b में नहीं, b के वर्ग में वृद्धि हो रही है उसी अनुपात में। ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या हो गया कि अगर a में वृद्धि हो रही है तो b में कमी हो रही है। ठीक है, a में वृद्धि हो रही है तो उल्टे अनुपात में b में कमी हो रही है। चलो देखो जरा समझते हैं। गैस का दबाव अणुओं की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती है। मैं ऐसा मान ले रहा हूं कि जो गैस का दबाव है उसको, दबाव को मैं p बोल दे रहा हूं। देखो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, मैं गैस के दबाव को बोल दे रहा हूं p, अणुओं की संख्या को बोल दे रहा हूं n। ठीक है, और तापमान को मैं बोल दे रहा हूं T, और आयतन को मैं बोल दे रहा हूं V। ठीक है, मैं डिनोट करने के लिए ऐसा मैं बना रहा हूं, कुछ नहीं है। गैस के दबाव को मैं बोल दे रहा हूं P, अणुओं की संख्या को बोल दे रहा हूं N, तापमान को बोल दे रहा हूं T, और आयतन को बोल दे रहा हूं मैं V। चलो, तो जो गैस का दबाव है P है वो अणुओं की संख्या के समानुपाती है, मतलब N के वर्ग के समानुपाती है। जो गैस का दबाव P है वो अणुओं की संख्या के वर्ग के समानुपाती है, मतलब N के समानुपाती है। वो तापमान के भी समानुपाती यानी T के समानुपाती भी है। तो जब भी मैं कहूंगा A B के समानुपाती है, मैं ऐसे बोल दूंगा, A C के समानुपाती है, मैं ऐसे बोल दूंगा। तो मैं कॉम्बिनेशन कर सकता हूं, जो A है वो B और C दोनों के समानुपाती है, यानी ऐसे मैं कर सकता हूं। ठीक है, मैंने वही चीज किया है। गैस का दबाव अणुओं की संख्या के वर्ग के समानुपाती यानी N के वर्ग के समानुपाती है, तापमान के समानुपाती है, T के समानुपाती है, लेकिन आयतन के व्युत्क्रमानुपाती है। तो अगर मैं कहूंगा A B का व्युत्क्रमानुपाती तो मैं ऐसे लिखूंगा उस चीज को, तो आयतन के व्युत्क्रमानुपाती मतलब यहां पे लिख दूंगा मैं V नीचे।
क्लियर है? ये बन गया हमारा फॉर्मूला। क्या बन गया? गैस का दबाव जो P है वो अणुओं की संख्या के वर्ग के समानुपाती है, तापमान के समानुपाती है और आयतन के व्युत्क्रमानुपाती है। क्लियर है? ठीक है, बात समझ में आ गई। चलो जरा देखते हैं। गैस का दबाव अणुओं की संख्या के वर्ग के समानुपाती, ठीक है। अब मैं यहां बढ़ता हूं। यदि अणुओं की संख्या 25% कम हो जाए, यानी कि n में 25% की कमी हो जाए, n में 25% का मतलब कितना होता है? 1/4, यानी कि 4 से कितना हो जाए? 3 n में, और n में लगा क्या है? वर्ग। तो मैं यहां वर्ग लगा दूं, या तो मैं वर्ग लगा दूं या फिर मैं क्या कर दूं? 2 बार लिख दूं। बात बराबर है। या तो मैं वर्ग लगा दूं या फिर मैं क्या कर दूं? ऐसे ना करके, वर्ग ना करके मैं 2 बार लिख दूं, 4 से 3, 4 से 3। ठीक है, ये n पड़ गया हमारा। क्लियर है? तापमान 10% बढ़ जाए, यानी तापमान में 10% की वृद्धि हो जाए। देखो मैं इसको डिटेल में लिख देता हूं थोड़ा सा। मैंने क्या बोला? अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या में 25% की कमी हो जाए, मतलब 1/4 की कमी हो जाए, तो मैंने 4 से 3 कर दिया। ठीक है, 4 से 3 कर दिया। तापमान में 10% की वृद्धि हो जाए, मतलब 10 से कितना कर दें? 11। ठीक है। आयतन में कह रहा 25% कम हो जाए, मतलब आयतन कह रहा वो 4 से कितना हो जाए? 3 हो जाए। अगर आयतन 4 से 3 हो जाए, लेकिन आयतन तो व्युत्क्रमानुपाती है, अगर 4 से 3 हो जाए तो मैं व्युत्क्रमानुपाती में क्या करूंगा? 3 से 4। व्युत्क्रमानुपाती ना, उल्टा है ना, रेसिप्रोकल। अपन लोगों ने कल पढ़ा था रेसिप्रोकल, अभी पढ़ा था कि अगर कीमत बढ़ी तो खपत घटी। तो अगर कीमत 4 से 3 हुई तो खपत 3 से 4 हुई, वही तो हो गया। सवाल मैंने मिला दिया है। अगर आयतन 4 से 3 हुआ है, व्युत्क्रमानुपाती है ना, तो मैंने उल्टा कर दिया 3 से 4। ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती ना, इसीलिए। चलो अब मैं क्या करूंगा? देखो बेटा, मैंने 3 से 3 काट दिया, मैंने 4 से 1 4 काट दिया। कितना बचा? 4 चौको 10 चौको 40 और 11 तिया 33। कितने की कमी हो गई? 7 की। कहाँ से? 40 से गुणा 100। 20 दूनी 40, 20 पंचे 100, 7 पना 35/2, मतलब 17.5% की कमी। दबाव में क्या परिवर्तन होगा? 17.5% की कमी हो जाएगी। क्लियर है? बात समझ में आ गई? देखो फिर से समझ लो। गैस का दबाव अणुओं की संख्या के वर्ग के समानुपाती है, मतलब n का स्क्वायर के समानुपाती है। तापमान के भी समानुपाती है, T के समानुपाती है, लेकिन आयतन के व्युत्क्रमानुपाती है, मतलब अगर कीमत बढ़ी तो खपत कम हुई। इसी तरह से अगर आयतन बढ़ेगा तो मैं दबाव में उल्टा लिख दूंगा। क्लियर है? चलो फिर क्या कह रहा हूं? फिर मैंने कहा कि अणुओं की संख्या 25% कम हो जाए, मतलब 4 से 3। संख्या में स्क्वायर लगा, मैंने 2 बार लिख दिया, या स्क्वायर लगा देता। तापमान 10% बढ़ जाए, 10 से 11। आयतन 25% कम हो जाए, मतलब 4 से 3 हो जाए, तो मैं उल्टा कर दूंगा व्युत्क्रमानुपाती, 3 से 4, यानी 3 से 4 कर दिया। 4 से 4 कट गया, 3 से 3 कट गया, बचा 40 और 33। कितना कम हो गया? 7। 7 कहाँ से? 40 से गुणा 100, 20 दूनी 40, 20 पंचे 7 पना 35/2, मतलब 17.5% की कमी हो जाएगी। क्लियर है? सवालों को मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ अब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। आज सोचा था मैंने पहले आय और खर्च वाले सवाल लगवाऊंगा, पर मैंने कहा पहले ये वाला कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। ठीक है, फिर मैं आय खर्च पे आऊंगा अगले वीडियो में। चलो आगे बढ़ते हैं। मैंने सवाल लिखा, घनाभ की लंबाई 20% बढ़ जाती है, चौड़ाई 25% बढ़ जाती है, ऊंचाई को कितने प्रतिशत कम किया जाए, कितने प्रतिशत कम किया जाए ताकि आयतन अपरिवर्तित रहे, मतलब आयतन में कोई परिवर्तन ना हो, अपरिवर्तित रहे।
देखो क्या कह रहे, आयतन की किसी घनाभ की लंबाई को 20% बढ़ा दिया जाए और चौड़ाई को भी 25% बढ़ा दिया जाए तो ऊंचाई को कितने प्रतिशत तक कम किया जाए ताकि आयतन अपरिवर्तित रहे। ठीक है, पानी पिलाओगे? चलो, क्या कह रहे हैं, घनाभ की लंबाई को 20% बढ़ा दो। 20% का मतलब होता है 1/5। लंबाई कितनी हो जाएगी? 5 से 6। ठीक है, चौड़ाई को मैं 25% बढ़ा दूं, यानी इसका मतलब हो जाएगा 1/4। तो कितना हो जाएगा? 4 से 5। लंबाई को मैंने बढ़ा दिया 5 से 6, चौड़ाई को मैंने बढ़ा दिया 4 से 5, और ऊंचाई का मुझे पता नहीं तो मैंने x से y कर दिया। कल सवाल लगाए थे इस तरह के, आया कुछ याद? भाई पूछा है ऊंचाई का कितना कम किया जाए, मुझे तो पता नहीं, तो मैंने ऊंचाई x से y मान ली, जो भी कम हो मुझे पता नहीं। कहा गया है आयतन अपरिवर्तित रहे, मतलब आयतन जितना पहले था उतना ही अब रहे। 2 था तो 2 रहे, 3 था तो 3 रहे, 4 था तो 4 रहे, 5 था तो 5 रहे, 100 था तो 100 रहे, मतलब उनका अनुपात कितना रहेगा? 1:1। क्लियर है? ठीक है, बात समझ में आ गई। फिर कल क्या सीखा था बताओ? अगर x y दिख गया हुआ तो क्या करूंगा? देखो फिर समझ लो एक बार, इस आयतन का मतलब क्या है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। 5 गुणा 4 गुणा x बराबर 1, तो x का मान कितना होगा? 1/5 को 20। ठीक है, ऐसे निकाल सकते हैं इसका मान। या फिर मैंने कल क्या सिखाया था? इन दोनों का गुणा इसमें और इन दोनों गुणा इसमें, तो यहां पर कितना हो जाएगा? 6 गुणा 5, यानी x का मान हो गया 6 गुणा 5, और y का मान कितना हो जाएगा? 4 गुणा 5। कट रहा है, 5 से मैंने 5 काट दिया, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, मतलब आयतन पहले 3 था, सॉरी ऊंचाई यानी x का मान 3, y का मान 2। ये x y के मान आते हैं तेरे गुणा करने से, कैसे आएंगे चलो वो भी बता देता हूं मैं। ऊंचाई पहले 3 थी, अब 2 रह गई, तो बताओ ऊंचाई में कमी कितनी हो गई? 1 की। कहां से? 3 से। 1/3 गुणा 100, मतलब 33.33% की कमी। तो ऊंचाई को 33.33% या 33 कंप्लीट 1/3%, 33 सही 1/3% की कमी कर सकते हैं। देखो जरा इसको डिटेल में एक बार, मैं क्या बोल रहा हूं? मैंने ये बोला कि लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई बराबर आयतन है, तो 5 चौको 20x बराबर 1 हो गया। बताओ 5 गुणा 4 गुणा x, यानी कि 20x बराबर 1 हो गया, तो x बराबर कितना होगा? 1/20 होगा। 6 पंचे 30, y बराबर 1 हो गया, तो y बराबर कितना हो जाएगा? 1/30 होगा। तो x का मान 1/20, y का मान 1/30, यानी अगर देखो तो क्या हो जाएगा? 30 से 20, यानी 3 से 2, फिर से वही बात आ गई। इसलिए इतना सब ना करके आप सिंपली क्या करोगे? मैंने आपसे क्या कहा कि इन दोनों का गुणा यहाँ, इन दोनों का गुणा यहाँ कर लो। यहाँ पे 2 संख्या है तो 2, 1 संख्या है तो 1, तो 6 पंचे 30 यहाँ पे लिख दिया मैंने, 5 चौको 20 यहाँ लिख दिया मैंने, आ गया 3 से 2, कितना कम हो गया? 1/3 गुणा 100, मतलब 33 सही 1/3% या 33.33%। ये तो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, पॉइंट में है या फिर फ्रैक्शन में है। क्लियर है? घनाभ की लंबाई 20% बढ़ जाए, मतलब 1/5 से बढ़ जाए, तो 5 से कितनी हो जाए? 6। चौड़ाई 25% बढ़ जाए, यानी 1/4 बढ़ जाए, 4 से कितनी हो जाए? 5। ऊंचाई का मुझे पता नहीं, x से y हो जाए। क्लियर है? आयतन सेम रहे तो 1:1, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, 30 से 20 यानी 3 से 2, तो 1 की कमी हो जाएगी 3 में, 33 सही 1/3% इसका आंसर आ जाएगा। बताओ बेटा कोई समस्या है इतनी बात में? ठीक है, आगे बढ़ें, अगला सवाल लगाएं। चलो देखो क्या कह रहे, यदि आयत की लंबाई और चौड़ाई को समान प्रतिशत से कम किया जाए तो आयत का क्षेत्रफल 36% कम हो जाता है।
ठीक है, यदि आयत की लंबाई और चौड़ाई को समान प्रतिशत से कम किया जाए तो आयत का क्षेत्रफल 36% कम हो जाता है। यहां पे मैं सवाल दो देने की कोशिश करूंगा। पहला करूंगा कि आयत की लंबाई में कितने प्रतिशत की कमी हुई, और दूसरा कोशिश करूंगा यदि लंबाई में 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई में 4 सेंटीमीटर की कमी हुई हो तो पुराना क्षेत्रफल क्या था। दो क्वेश्चन मैंने दिए, क्या कह रहे जरा देखो। यदि आयत की लंबाई और चौड़ाई को समान प्रतिशत से कम किया जाए तो आयत का क्षेत्रफल 36% कम हो जाता है। क्लियर है। आयत की लंबाई में कितने परसेंट की कमी हुई, और यदि लंबाई को 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई को 4 सेंटीमीटर से कम कर दे तो पुराना क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, चलो जरा देखते हैं। आयत की लंबाई और चौड़ाई को समान परसेंट से कम किया जाए, मुझे वो परसेंट पता नहीं। देखो, अगर 10% पता होता तो मैं कहता 1/10, 10 से 9 कर देता। 20% पता होता तो मैं कहता 1/5, 5 से 4 कर देता। पर मुझे पता नहीं तो मैं क्या कर दूंगा, लंबाई से x से y हो गया। समान परसेंट है ना, अलग अलग होता तो ए बी मानते एक एक्स वाई मानते, पर समान है तो एक्स से वाई सेम रहेगा। यानी 3 से 2, 3 से 2, 4 से 3, 4 से 3, 10 से 9, 10 से 9, ऐसे समान है। क्लियर, तो समान हो गया। क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन हो गया, क्षेत्रफल में परिवर्तन हो गया 36% कम। तो 100 से 36 कम कितना हो जाएगा, 64। ठीक है, क्षेत्रफल कम हो गया। या मैं ऐसे कह सकता हूं, देखो क्षेत्रफल में 36% की कमी, तो मैं कह सकता हूं 9/25 की कमी। बात बड़ी है, कैसे देखो, मैं कह सकता हूं 36/100, 4 × 36, 25/25 चौको 100। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि क्षेत्रफल में 36% की कमी मतलब 9/25 की कमी, यानी क्षेत्रफल पहले 25, अब कितना हो गया, 9 की कमी 16। क्षेत्रफल में 9/25 की कमी, तो 25 में 9 की कमी कितना हो गया, 16। क्लियर है। देखो, आयत की लंबाई को मैंने समान परसेंट से कम किया, यानी x से y। चौड़ाई को भी मैंने समान परसेंट से कम किया, यानी x से y। तो क्षेत्रफल में 9/25 की कमी आ गई, 25 से 16 हो गया। क्लियर है। अब देखो, x² बराबर 25, ये देखो x इंटू x² हो गया, x² बराबर 25, तो x का मान कितना हो गया, 5। y² बराबर 16, तो y का मान कितना हो गया, 4। क्लियर है। देखो जरा एक बारी फिर देख लो, मैंने क्या बोला, ये इनका गुणाई तो बराबर, क्षेत्रफल मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई x चौड़ाई x, तो x² बराबर 25 है तो x बराबर 5 नहीं हो गया, है ना। y² बराबर 16 है तो y बराबर √16 मतलब ये 4 ही तो हो गया, ऐसे √25 से 5 हो गया। तो x का मान कितना आ रहा है, 5, y का मान कितना आ रहा है, 4। क्लियर होगी। इतनी बात समझ में आ गई, बताओ बेटा, इतनी बात समझ में आ गई, बताओ बेटा। क्लियर है, बात समझ में आ गई। यानी x का मान आ गया 5, y का मान आ गया 4। इसका मतलब क्या हो गया, लंबाई पहले 5 थी अब 4 हो गई। लंबाई पहले कितनी थी, 5 थी, अब कितनी हो गई, 4। तो बताओ कितने की कमी आ गई, 1 की। कहां से, 5 से गुणा 100, मतलब कितने परसेंट कमी हो गई। तो पहला आंसर आ गया 20% की कमी। ठीक है। देखो, लंबाई और चौड़ाई को समान परसेंट से कम किया जाता है, यानी x से y कर दिया तो ये x² हो गया, यहाँ y² हो गया। क्षेत्रफल में 36% की कमी, 36% का मतलब 9/25, तो 25 में 9 की कमी 16 हो गया। x² बराबर 25 तो x बराबर 5, y² बराबर 16 तो y बराबर 4, यानी लंबाई 5 से कितनी हो गई, 4 हो गई। तो कितना कम हो गया, 1। कहां से, 5 से, 1/5 गुणा 100 कितना आ गया, 20% की कमी। ठीक है बेटा, कोई समस्या तो नहीं बात में। ठीक है, पहला क्वेश्चन आ गया आंसर समझ में। चलो दूसरा क्वेश्चन समझते हैं। इसका आंसर कितना आ गया, 20% की कमी। दूसरा, यदि लंबाई में 5 सेंटीमीटर की कमी हुई हो,
देखो देखो लंबाई क्या हो गई, लंबाई पहले 5 थी अब 4 हो गई। बताओ कितनी कमी हुई, 1 की। सवाल में कितने की हुई, 5 सेंटीमीटर की। यानी पुरानी लंबाई कितनी होगी, 25 सेंटीमीटर। बताओ बेटा कोई दिक्कत है? लंबाई 5 से 4 हो गई, कमी कितने की हुई, 1 की। सवाल में हुई है 5 सेंटीमीटर की कमी, मतलब पुरानी लंबाई कितनी होगी, 25 सेंटीमीटर। चलो सेम चीज यहाँ चौड़ाई में करते हैं। चौड़ाई भी 5 से 4 हो गई, मतलब कितनी कमी हो गई, 1 की। सवाल में कितनी की हुई, 4 सेंटीमीटर की, मतलब चौड़ाई कितनी होगी, 20 सेंटीमीटर। क्लियर है? यानी प्रारंभिक लंबाई 25 सेंटीमीटर, प्रारंभिक चौड़ाई 20 सेंटीमीटर। तो मुझे बताओ फटाफट प्रारंभिक क्षेत्रफल कितना होगा, 25 गुणा 20, 25 दूनी 50, 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर हो गया। क्लियर है? यानी दूसरे क्वेश्चन का आंसर कितना होगा हमारा, 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार फिर देख लेते हैं। अपन ने क्या सीख लिया कि x से y जो हो रहा है वो x का मान 5 है और y का मान 4 है। मतलब लंबाई 5 से 4 हो रही है और चौड़ाई भी 5 से 4 हो रही है। लंबाई जब 5 से 4 हुई तो कमी कितने की आई, 1 की। सवाल में कितनी, 5 सेंटीमीटर। 1 बराबर 5 सेंटीमीटर, तो लंबाई कितनी होगी, 5 बराबर 25 सेंटीमीटर। यानी प्रारंभिक लंबाई कितनी होगी, 25 सेंटीमीटर। चौड़ाई 5 से 4 हुई, कमी 1 की हुई, 1 बराबर 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी होगी, 20 सेंटीमीटर। तो लंबाई 25 सेंटीमीटर, चौड़ाई 20 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 25 गुणा 20, मतलब 500 वर्ग सेंटीमीटर। क्लियर है? आगे बढ़ूं? चलो दोनों क्वेश्चन के आंसर आ गए। चलो फटाफट 2 क्वेश्चन और करेंगे हम लोग अभी। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं। किसी कंपनी में कर्मचारियों की संख्या में X% की वृद्धि होती है। किसी कंपनी में कर्मचारियों की संख्या में X% की वृद्धि होती है तथा उनके कार्य करने के समय अवधि में भी X% की वृद्धि होती है। ठीक है? जिससे कंपनी की आय में 44% की वृद्धि हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। प्रारंभ में कर्मचारियों की संख्या ज्ञात करो, संख्या ज्ञात करो यदि नए कर्मचारी 400 शामिल हुए हों। किसी कंपनी में कर्मचारियों की संख्या में X% की वृद्धि हो जाती है और उनके कार्य करने के समय अवधि में भी X% की वृद्धि हो जाती है। देखो जरा, ये X% मतलब 10% हो सकता है, 20% हो सकता है, 25% हो सकता है, 16 सही 2/3%। मुझे नहीं पता कितना है, तो मैं ऐसे तो मान लूंगा कि जो संख्या है वो संख्या में X% की वृद्धि हो गई, मतलब X से कितना हो गया, Y। ठीक है? समय में भी X% की वृद्धि हो गई, उसमें भी मैं X से Y मान लूंगा। क्लियर है? ठीक है, बात समझ में आ गई। लेकिन जो आय है, आय में कहा गया है 44% की वृद्धि, इसको मैं लिखूंगा 11/25। 44% को देखो 44/100, 4 से काटा 11/25। क्लियर है? तो जो आय है इसमें 25 से कितना हो गया, 11 की वृद्धि हो गई, तो कितना होगी, 36।
बताओ बेटा, इतनी बात में कोई समस्या? कर्मचारियों की संख्या में x% की वृद्धि, मुझे x% का मतलब बिल्कुल नहीं पता, तो मैं तो x से y मान लूंगा। समय की अवधि में भी x% की वृद्धि, सेम परसेंटेज है इसलिए मैं a से b नहीं x से y ही मानूंगा, जिससे उसकी आय में 44% की वृद्धि हो गई। 44% का मतलब होता है 11/25, तो 25 से कितना हो गया 36। देखो x स्क्वायर बराबर 25 है तो x का मान कितना हो गया 5। देखो x स्क्वायर बराबर 25 है तो x का मान हो गया 5। y स्क्वायर बराबर 36 है तो y का मान कितना हो गया 6। इसका मतलब क्या हो गया, कर्मचारियों की संख्या पहले 5 थी अब 6 हो गई। देखो पहले x थी अब y हो गई, तो x का मान तो 5 है, यानी पहले 5 थी अब 6 हो गई। तो बताओ कितनी बढ़ गई, 1 बढ़ गई। सवाल में कितनी बढ़ गई 400। क्लियर है? तो पहले कितनी थी 5 बराबर कितना हो जाएगा 5 चौको 20, 2000, यानी कि वृद्धि से पहले कर्मचारियों की संख्या 2000 थी। बताओ आंसर समझ में आ गया? देखो मैं क्या कह रहा हूं, किसी कंपनी में कर्मचारियों की संख्या में x% की वृद्धि होती है, मुझे नहीं पता कितने परसेंट की हो रही, मैं मान लूंगा x से y। कार्य करने की समय अवधि में भी x% की वृद्धि होती है, मुझे नहीं पता कितनी हो रही, मैं मान लूंगा x से y। x स्क्वायर बराबर 25, y स्क्वायर 36, ये कहां से आ गया, जिससे कंपनी की आय। देखो आय का मतलब क्या हो गया, अगर 10 कर्मचारी काम कर रहे हैं 4 घंटे तो थोड़ा कम कमाई होगी, लेकिन 10 कर्मचारी अगर 40 घंटे काम करें तो ज़्यादा कमाई ज़्यादा होगी। वही चीज़ है, मैंने मल्टीप्लाई कर लिया। आय में 44% की वृद्धि होती है, 44% का मतलब हो जाता है 11/25, यानी 25 से कितना हो गया 36। तो x स्क्वायर बराबर 25 तो x बराबर कितना होगा 5, y स्क्वायर 36 तो y का मान कितना होगा 6, यानी कर्मचारियों की संख्या पहले 5 थी अब 6 हुई। कितनी बढ़ गई 1 बराबर 400, 5 बराबर कितना हो जाएगा 2000। क्लियर है? ठीक है, चलो जल्दी से एक सवाल और लगाते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। देखो एक बेलन की ऊंचाई 16.1/4% कम हो जाती है। जिस कारण नहीं एवं त्रिज्या भी कुछ कम हो जाती है, जिस वजह से आयतन में 40% की कमी आ जाती है। पहला क्वेश्चन, त्रिज्या में कितने प्रतिशत की कमी आई? ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, यदि त्रिज्या में 5 सेंटीमीटर की कमी हुई हो तो प्रारंभिक त्रिज्या क्या थी? दो क्वेश्चन है, देखो जरा बेटा। एक बेलन की ऊंचाई 16.1/4% कम हो जाती है। मुझे बता दो बेलन का आयतन का मतलब क्या होता है? आयतन का मतलब होता है πr²h। मतलब पाई तो कांस्टेंट है, आर में कितनी बार कमी या वृद्धि होगी 2 बार, और एच में कितनी होगी 1 बार। चलो फटाफट लगाते हैं। पहले समझ लेते हैं त्रिज्या। त्रिज्या को मैं कर देता हूं x से y। देखो त्रिज्या 2 बार है, या तो मैं x स्क्वायर से y स्क्वायर कर दूं, या तो मैं x से y 2 बार लिख दूं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। h में 16.2/3% की कमी, ऊंचाई का मतलब होता है 16.1/4% का मतलब होता है 1/16। 16.2/3 नहीं, सॉरी, एक काम 16.1/4 नहीं होगा, 6 से 1/4 होगा बेटा, 6 से 1/4 होगा।
एक बेलन की ऊंचाई 6 सही 1/4% है, तो 6 सही 1/4 का मतलब होता है 1/16। क्लियर है? धोखे से लिख गया था 16, 6 सही 1/4 है, 6 सही 1/4% का मतलब होता है 1/16, 6 सही 2/3 का मतलब होता है 1/15, यानी ऊंचाई में कमी हो रही है, तो 16 से कितनी हो गई 15। ठीक है। आयतन में क्या प्रभाव पड़ा? आयतन में 40% की कमी हो गई। 40% का मतलब होता है 2/5, यानी 5 से कितना हो गया, 2 की कमी कितना हो गया 3। ठीक है। क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। एक्स स्क्वायर का 15 पन्ना 75, 16 तिया 48, 3 से काट लो, कितना कट रहा? ये कट गया, ये 25 बार और ये 16 बार। यानी कि अगर बताओ एक्स स्क्वायर का मान 25 है, एक्स स्क्वायर का मान 25 है, तो एक्स का मान कितना होगा 5। वाई स्क्वायर का मान 16 है, तो वाई का मान कितना होगा 4। यानी कि त्रिज्या में कमी कितनी आई? 5 से 4। एक्स से वाई आई ना, 5 से 4। क्लियर है? देखो एक्स स्क्वायर का मान 25 आया है, एक्स स्क्वायर का मान 25 है, तो एक्स का मान कितना होगा 5। वाई स्क्वायर का मान 16 है, तो वाई का मान कितना होगा 4। ये एक्स स्क्वायर कहाँ से आया? त्रिज्या का स्क्वायर होता है फॉर्मूले में, पाई आर स्क्वायर एच। मैं स्क्वायर में लिखता तो एक्स से वाई 2 बार लिख लेता। अभी हम लोग एक बार एक्स वाई का मान निकाल लेते हैं, हमने 2 बार में निकाल दिया। क्लियर है? देखो पहला क्वेश्चन, त्रिज्या में कितने परसेंट की कमी आई? तो कितनी कमी आई? 1 की कमी आई। कहां से? 5 से गुणा 100, मतलब कितना हो गया 20% कमी आई। यानी पहला आंसर है हमारा 20% की कमी आई। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, अगर त्रिज्या पहले 5 थी अब 4 हो गई, तो बताओ त्रिज्या कितना कम हो गई? 1। सवाल में कितनी कम हुई है? 5 सेंटीमीटर। तो पहले कितनी थी? 5 बराबर 25 सेंटीमीटर। दिख रहा है? क्लियर? देखो मेरी बात समझ लो एक बार फिर से, कि अगर एक बेलन की ऊंचाई 6 सही 1/4% कम हो जाती, यानी ऊंचाई हो गई 16 से 15। ठीक है। एवं त्रिज्या कुछ कम हो जाती, मुझे नहीं पता कितने परसेंट, मैंने मान लिया एक्स से वाई हो रही है। अब देखा तो आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, यानी आर में 2 बार कमी हो रही है, यानी एक्स से वाई मतलब एक्स स्क्वायर से वाई स्क्वायर। ऊंचाई 16 से 15। रिजल्ट आयतन कितना आया? 5 से 3। मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, 15 पन्ना 75, 16 तिया 48। देखा तो 25 16, एक्स स्क्वायर बराबर 25, एक्स बराबर 5, वाई स्क्वायर बराबर 16, वाई बराबर 4। क्लियर है? अब देखो x से y हो गया, यानी 5 से 4 हो गया, 1 की कमी आई है। तो अगर मुझसे पूछा है त्रिज्या में कितने परसेंट कमी आई, तो 1 की कमी 5 पर मतलब 20%। दूसरा पूछा है अगर त्रिज्या में 5% की कमी हुई हो, यानी 1 बराबर 5 सेंटीमीटर, तो प्रारंभिक त्रिज्या 5 बराबर 25 सेंटीमीटर। क्लियर है बच्चे? तो ये हमारा सवाल इस तरह के हमारे हो गए। अब हम लोग कल पढ़ेंगे आय और खर्चे वाले सवाल। ठीक है? आयकर और आय और खर्चे वाले सवाल। ठीक है? हम लोग कल करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अच्छा एक बात और, हो सकता है आज से या कल से आप लोगों के इंग्लिश के लेक्चर भी चालू हो जाएं। ठीक है? तो मैं वो भी आपको अपलोड कर दूंगा। ठीक है? लेकिन अपलोड तब करूंगा जब आप हमें कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है? फैला दो इसको सब लोग। थैंक यू।